मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की विशेष रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है। आज के वीडियो में बीए प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के पर्यावरण के पेपर के 50 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि 50 प्रश्न सॉल्व करना है तो वीडियो लंबा होगा। तो आप लोग ध्यान से देखें और आपने जो क्वेश्चन लगाए हैं उसको चेक कर लें, और इससे आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर आज के पेपर में किया है पर्यावरण के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है छात्रों? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इस पेपर में जो टिक लगे हैं आप उनको सही ना माने, जो टिक मैं लगा रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण में सम्मिलित है। तो पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है? तो पर्यावरण में वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत कितना है? मतलब ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, उन गैसों का अपना अपना प्रतिशत है। तो उस प्रतिशत में O2 का कितना प्रतिशत है, मतलब ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत है उसमें 20.95, लेकिन इसमें 21 है तो एग्जैक्ट आ जाएगा 21। वैसे इसका रियल परसेंटेज है 20.95%, ठीक है। तो ये आपका बी आ जाएगा सही, बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील, इसमें बी सही हो जाएगा। ब्राज़ील का कौन सा स्थान है? ब्राज़ील का एक स्थान है रियो डे जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लें, हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सर्वप्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत में तारापुर में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तारापुर में सर्वप्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई भारत में। इसके बाद अगला देखते हैं। किस आणविक खनिज में भारत संपन्न देश है? मतलब कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें भारत क्या है? संपन्न है। किस आणविक खनिज में भारत संपन्न देश है? तो कौन सा आणविक खनिज है जिसमें भारत संपन्न देश है? तो ये आणविक खनिज हो जाएगा मैग्नाइट, ठीक है। इसमें भारत संपन्न है, तो इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस कौन सी गैस है? तो बायोगैस कौन सी गैस है? तो बायोगैस एक ज्वलनशील गैस है, और बायोगैस में क्या होता है? मीथेन की मात्रा होती है। तो मीथेन इसका पहला सही हो जाएगा। और बायोगैस क्या होती है? ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। तो इसका अगला है कि जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? जल संकट का प्रमुख कारण इसमें तीनों आ जाएंगे। शहरीकरण भी आ जाएगा, अत्यधिक दोहन भी आ जाएगा, और औद्योगिकरण भी आ जाएगा। तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा डी। तो डी इसका सही हो जाएगा कि जल संकट के लिए ये तीनों कारण महत्वपूर्ण हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मृदा क्षरण के कारण हैं। मृदा जो क्षरण है, मिट्टी के क्षरण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो मृदा क्षरण के लिए भी वर्षा का वेग उत्तरदायी है। वनों को जो नाश कर रहे हैं
या वनों को दिन प्रतिदिन जो खत्म करते जा रहे हैं, इसके कारण भी मृदा का क्षरण हो रहा है। और वायु के वेग के कारण भी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला है, निम्न में से कौन नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधनों में सारे संसाधन आ जाए, भूमि भी आ जाएगा, जल भी आ जाएगा और वन भी आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही। ठीक है, तो 10वें का डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जीवोम है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जीवोम कहाँ हैं? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जीवोम तीनों जगह हैं। सहारा में भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय हैं, एरिजोना में भी हैं और आटाकामा, ये तीनों जगह क्या है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुंड्रा जीवों में पाए जाने वाले प्राणी हैं। एक टुंड्रा क्षेत्र होता है, एक टैगा क्षेत्र होता है। तो टुंड्रा में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं या कौन सा जीव पाया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? ध्रुवीय भालू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीय भालू टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप प्लावन क्या है? तो पादप प्लावन क्या है? पादप प्लावन उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है, तीनों चीज। और चौथा है इसमें जैविकीय घटक। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो पादप प्लावक क्या है? अजैविकीय घटक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है। तो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर कौन आ जाएगा? खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर तालाब, झील, सरिता, ये सभी आ जाएंगे और इसका आंसर भी हो जाएगा डी। तो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर ये तीनों हैं। इसके बाद अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन देखते हैं। थार किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? मतलब थार क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ये किस रूप में आता है? वन में आता है, जलीय में आता है, मरुस्थल में आता है, पर्वत में आता है। तो आपने सुना होगा थार का मरुस्थल। तो इसमें आंसर सी आ जाएगा। थार का क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो थार मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये खूब पूछा गया है कि रेड डाटा बुक में है या रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वैसे भी जनरल नॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेड डाटा बुक में क्या होता है? विलुप्त प्रणालियों का जो प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं, उन प्रजातियों का डाटा रेड डाटा बुक में रहता है। तो विलुप्त प्रजातियों का विवरण होता है रेड डाटा बुक में। ये याद रखें आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने जैव विविधता की रुचि ली? मतलब कौन सी ऐसी संस्था है वैश्विक आधार पर जिसने जैव विविधता में रुचि ली, मतलब जैव विविधता के लिए प्रयास चालू किए वैश्विक स्तर पर? तो ये संस्था का नाम है IUCN संस्था है। ये संस्था क्या करती है? इस संस्था का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण एवं विश्व की संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको बताती है कि ये प्रजाति संकटग्रस्त है, हमें इसके संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या बचाव हो सकते हैं। तो ये संस्था याद रखें आप, IUCN, ये क्या है? जैव विविधता में इंटरेस्ट लेती है और जैव विविधता के लिए प्रयास करती है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, इसको
इसको भी देखते हैं 18वें क्वेश्चन को। कहाँ, हाँ ये राष्ट्रीय टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई 1972। ये क्वेश्चन भी जीएस का क्वेश्चन है और खूब आता है। 1972 में टाइगर परियोजना का प्रारंभ शुरुआत की गई और 1973 से इसको अप्लाई कर दिया गया। और एक चीज़ और जान लीजिए आप इसी में कि टाइगर परियोजना के अंतर्गत पहला कौन सा ऐसा नेशनल पार्क था जिसको टाइगर परियोजना के अंतर्गत लिया गया था? तो ये जान लीजिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर परियोजना के तहत नैनीताल उत्तरांचल में है ये लिया गया था। ठीक है, तो जी याद रखें आपको। 73 से प्रारंभ हो गई थी और 72 में प्रारंभ हुई थी, 73 से लागू हो गया था। इसके बाद अगला देखते हैं, सफ़ेद शेर किस क्षेत्र का स्थानिक प्राणी है? तो सफ़ेद शेरों के लिए सभी लोग जानते हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी होंगे कि सफ़ेद शेरों की जगह रीवा में सफ़ेद शेर, बांधवगढ़ में सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है। तो सफ़ेद शेरों की जगह कहाँ आ जाएगी? मध्य प्रदेश का रीवा। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है एक सेकेंड, ये क्वेश्चन छुप गया है। हाँ, 20वां क्वेश्चन देखना है। 20वें क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग। 20वां क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह ऊष्मगतिकी के कितने नियमों पर आधारित है? मतलब ऊर्जा प्रवाह ऊष्मगतिकी के कितने नियमों पर? तो ऊर्जा प्रवाह के कितने नियम हैं? तो ऊर्जा प्रवाह के नियमों की बात आएगी तो ऊर्जा प्रवाह के नियम हैं तीन नियम ऐसे हैं जो ऊर्जा प्रवाह के हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी जिसकी वजह से बहुत सारे जनमानस की क्षति हुई थी और आज भी भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा मिलता है। कितने सारे परिवार उसकी चपेट में आ गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो गैस थी मेथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था जिससे बहुत सारे भोपाल में रहने वाले लोग प्रभावित हो गए थे। इसको भोपाल गैस त्रासदी भी बोलते हैं और उनका मुआवजा भी गवर्नमेंट द्वारा अब तक दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक है औद्योगिकरण, क्योंकि जब उद्योगों की स्थापना होती है तो बड़े बड़े उद्योग लगते हैं तो उनसे धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण होता है। उनका जो कच्चा मटेरियल और गंदा मटेरियल होता है वो पानी में जाता है तो जल प्रदूषण होता है। वो जब कारखानों में मशीनें चलती हैं तो उनकी आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सारे प्रदूषण की जड़ औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण भी होता है। लोग काम करने के लिए नगरों में आते हैं तो गंदी बस्तियों का निर्माण होता है क्योंकि हर किसी के लिए नगरों में पर्याप्त रहने की व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े महानगरों में शहर के बाहर बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियां बसा लेते हैं लोग और उन झोपड़पट्टियों की वजह से गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। और अध्ययन भी समाजशास्त्रीय अध्ययनों में किए गए हैं कि गंदी बस्तियां जहाँ ज़्यादा होंगी तो वहाँ अपराध भी ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे यानी कहा जाए पर्यावरणीय एवं सामाजिक कारणों के लिए औद्योगिकरण जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक में औद्योगिकरण आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? तो ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव जैसे नाम से ही है कि श्रवण शक्ति पर होता है। आपकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। अगर आप एक निश्चित डेसिबल से ज़्यादा शोर लगातार सुनते रहते हैं तो आपकी सुनने की या श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। अगला देखते हैं, 23 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। 24वां क्वेश्चन देखते हैं,
24वां क्वेश्चन, एनजीटी, सॉरी 24वां क्वेश्चन है, आगे बढ़ गया था मैं। ऊर्जा प्रवाह ऊष्मगतिकी के कितने नियमों पर, ये हो चुका है, आपको आगे बढ़ना है। हाँ, 28वां क्वेश्चन देखना है। एनजीटी का संबंध किससे है, एनजीटी किससे संबंधित है? तो एनजीटी क्या है? एनजीटी है एक समिति है। एनजीटी क्या हो जाएगी, सॉरी समिति नहीं है, एनजीटी समिति ना होके क्या है, एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है, बी, इसका बी हो जाएगा सही, ट्रिब्यूनल है। एनजीटी क्या है, ट्रिब्यूनल है, मतलब न्यायाधिकरण है। ये न्यायाधिकरण के रूप में समस्याओं को सुनता है और उनके निराकरण के लिए सुझाव देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधिकरण। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मंडल का मुख्यालय, तो ये मुख्यालय आ जाएगा अपने भोपाल में। ठीक है, भोपाल में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुख्यालय आ जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, लोक दायित्व बीमा अधिनियम की स्थापना हुई। लोक दायित्व बीमा अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में। 1991 में 2-3 चीज़ें और महत्वपूर्ण है, जान लीजिए कि 1991 में अपने देश में एलपीजी की नीतियां भी लागू हुई थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद अपन भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो ग्लोबल हो गई और मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने इधर स्थापित किया गया और अब मार्केट को ग्लोबल बनाया गया। तो ये भी ध्यान रखें, लोक दायित्व बीमा अधिनियम की स्थापना 91 में हुई थी और 91 में ही एलपीजी की पॉलिसी भारत में लागू हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर का, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लें, आप लोग नोट कर लें कि चिपको आंदोलन को शुरुआत करने वाले थे कौन? चिपको आंदोलन कहाँ से चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था, उत्तराखंड के चमोली। ठीक है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य में किसने चलाया था चिपको आंदोलन? सुंदरलाल बहुगुणा एक समाज सेवी के रूप में आते हैं। और इसका थोड़ा सा चिपको आंदोलन के बारे में भी जान लीजिए कि जब अंग्रेज अधिकारी वनों को काटने के लिए आए, पर्यावरण का डिस्ट्रॉय करने के लिए आए, तो वहाँ के लोग पेड़ों से चिपक गए कि पहले आपको इन पे कुल्हाड़ी या मशीन चलाने से पहले आपको हमें मानना पड़ेगा। इसी कारण पेड़ से चिपकने के कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला आ गया आपका क्वेश्चन आया 32वां क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लें। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटिकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए, एक्चुअल में नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था कि नर्मदा के ऊपर बांध बनाया जा रहा था, जिस बांध की ऊंचाई को लेके, क्योंकि जब बड़े बड़े बांध बनते हैं तो उससे अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेघा पाटिकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था और इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष किया, इसलिए इनको जाना जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना या स्थापित किया गया था। स्थापना कब की गई थी या कब स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। 1974 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, तो याद रखें आप लोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974। अगला देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन, वायु अधिनियम 1981
किस दिनांक को लागू किया गया? वायु अधिनियम 1981 किस दिनांक को चालू किया गया? तो इसका ऑप्शन किताबों में जो मिलता है और सर्च करने के बाद मिला है तो ये 29 मार्च है, 29 मार्च। तो इसमें कोई ऑप्शन मुझे सही नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जिसने ये पेपर बनाया हो वो किसी और डेट को पढ़ लिया हो या कुछ भी, लेकिन इसका सही आंसर 29 मार्च 1981 है। तो इस क्वेश्चन को बगैर आंसर के छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च इसका वैसे सर्च करने के बाद मिल रहा है। इसके बाद अगला देखते हैं 35वां। तीव्रता की ध्वनि शोर कहलाती है। तीव्रता की ध्वनि शोर कहलाती है मतलब कितने डेसिबल तक का शोर क्या कहने लगता है, ध्वनि क्या कन्वर्ट हो जाती है शोर में, जिसको शोर कहा जाता है, या कानों को जिससे दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति को दिक्कत होने लगती है, तो वो कितने डेसिबल है? 70 डेसिबल। 70 डेसिबल के ऊपर अगर कोई शोर होता है तो व्यक्ति के कान प्रभावित हो सकते हैं और व्यक्ति को उलझन होने लगती है, बहुत सारे लोगों को घबराहट होने लगती है। तो वो जो डेसिबल की मात्रा है, तो 70 डेसिबल के बाद जब कोई साउंड होता है तो वो साउंड क्या होता है? बर्दाश्त करने की, व्यक्ति के सुनने की कैपेसिटी का ये स्टीम पॉइंट है। इसके बाद की ध्वनि होगी तो निश्चित रूप से उसको अनकंफर्टेबल फील होगा और व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, मानव के लिए। तो 70 डेसिबल से अधिक ध्वनि व्यक्ति के लिए हानिकारक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत मानव जनित है? मानव जनित जल स्रोत कौन सा है? तो मानव जनित जल स्रोत में आ जाएगा खनिज पदार्थ का जल में घुलना। मानव जनित जल स्रोत आ जाएगा। जल स्रोत मानव जनित है तो मानव जनित जल स्रोत का आंसर होगा खनिज पदार्थों का जल में घुलना, डी। इसके बाद अगला देखते हैं। इन सीटू विधि का आशय है। इन सीटू विधि का आशय यथास्थान संरक्षण। इन सीटू विधि का मतलब भी जान लीजिए कि कोई भी जानवर है या प्रजाति है उसको उसी के स्थान पर, जिस स्थान पर वो रहता है, वहीं ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो बहुत अच्छी परिस्थितियों में रह सके। ऐसा नहीं कि उसको किसी दूसरी परिस्थिति में रख के प्रारंभ किया जाए, जिससे क्या होगा, अगर वो किसी दूसरे एनवायरनमेंट में रहेगा तो निश्चित रूप से वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इन सीटू का मतलब है कि जो उसका एनवायरनमेंट है किसी पादप का या जंतु का, उसी एनवायरनमेंट में उसको ग्रोथ करने का मौका देना या उसकी वृद्धि और विकास के लिए साधन उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये इन सीटू विधि किससे संबंधित है? यथास्थान संरक्षण। किसी भी चीज़ को उसके उसी स्थान पर जहाँ वो जन्म लिया है, यथास्थान पर उसको संरक्षित करना। अगला देखते हैं। संपूर्ण विश्व में कितनी पादप प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति में हैं? मतलब कितनी पादप और प्रजातियां, पादप की ऐसी वनस्पतियों की प्रजातियां हैं पूरे विश्व में जो क्या होने वाली हैं? विलुप्त होने वाली हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, तो ये कितनी है? 10,000 से अधिक। 10,000 से अधिक प्रजातियां हैं ऐसी जो क्या है कि विलुप्त होने की कगार पर है। ये निश्चित रूप से एक भयावह स्थिति है कि बहुत इतनी सारी प्रजातियां आज विलुप्त होने की कंडीशन में हैं। तो ये इसीलिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों में तेजी आई है, जिसका प्रमाण जैसे कि अभी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है, पृथ्वी सम्मेलन होना है, एनवायरनमेंट के लिए जागरूकता होना, तो ये सब उसी की कड़ी है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। भारत में लगभग भूभाग किसी भी कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। भारत में लगभग भूभाग मतलब कितना प्रतिशत ऐसा भूभाग है जो किसी भी कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब बेकार है। अनुपयोगी क्षेत्र कितना है? 35%। 35% क्षेत्र ऐसा है जो क्या है? अनुपयोगी है, उसको उपयोग में नहीं लिया गया या वो उपयोग के काबिल नहीं है। अगला देखते हैं। अगला आ गया 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है, विकासशील देशों में ईंधन का सबसे बड़ा उपयोगी स्रोत क्या है? मतलब विकासशील देश सबसे अधिक किस ईंधन का उपयोग
करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने ही देश से समझ लेना चाहिए कि हमारे इधर ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कोयला। तो विकासशील देशों में ज़्यादातर ईंधन का सबसे बड़ा उपयोगी स्रोत कौन सा है, तो ये उपयोगी स्रोत हो जाएगा कोयला। आंसर हो जाएगा इसका बी सही। इसके बाद देखते हैं भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है भूधरातल के बीच से। मतलब ऊर्जा कहाँ से, जमीन के गर्भ से भूतापीय या भूधरातल के बीच से ये उत्पन्न होती है भूतापीय ऊर्जा। तो इसका आंसर, सही आंसर है बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो नाभिकीय ऊर्जा कैसी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को क्या माना जाता है, नवीनीकरणीय ऊर्जा, मतलब नवीन ऊर्जा में माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन है ये। प्राकृतिक गैस का विश्व में सबसे संपन्न देश है। मतलब ऐसा विश्व का कौन सा देश है जिसके पास प्राकृतिक गैस का जो रिजर्व है या प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं वो सर्वाधिक हैं दुनिया के सारे देशों में। तो ये प्राकृतिक देशों के रिजर्व में रसिया का पहला स्थान आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रसिया पे सारे देशों में नंबर फर्स्ट पर है जिसके पास नेचुरल गैस के अच्छे खासे भंडार हैं। ठीक है, इसके बाद रसिया में अब अभी क्या महत्वपूर्ण घटना हो रही है, रसिया और यूक्रेन का बहुत लंबे समय से कई महीनों से युद्ध चल रहा है और यूक्रेन जैसा छोटा सा देश बराबर से लड़ रहा है। इस युद्ध की शुरुआत में ये माना जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा रसिया के सामने यूक्रेन एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, लेकिन यूक्रेन की युद्ध नीति ऐसी थी या नाटो देशों का सहयोग ऐसा था उसको कि जिसके कारण वो आज भी रसिया से युद्ध कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्रोत सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध है। मतलब इन सारे स्रोतों में कौन सा स्रोत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, व्यक्ति की पहुंच में आसानी से प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। तो ये सोर्स आ जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी है और उसको मॉडिफाई करके ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने देखा भी होगा कि अब धीरे धीरे सौर ऊर्जा का उपयोग अपने देश में भी बढ़ता जा रहा है। सौर ऊर्जा के प्लांट लगने लगे हैं जिससे जो लाइट विद्युत पैदा होती है उस विद्युत से लोग अपने घरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में विद्युत की सप्लाई करते हैं और एक विद्युत की समस्या ख़त्म हो सकती है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर उसको पॉजिटिव तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ऊर्जा की सारी समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। तो उसी के प्रयास है। तो सौर ऊर्जा सबसे सस्ता भी है और आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो हर जगह है, तो हर किसी के पास है, तो आसानी से उपलब्ध है। अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जल सम्मेलन का आयोजन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब किया गया, तो ये किया गया 1977 में। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1977 में यूएनओ द्वारा जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना जल पीता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना जल, लगभग एक मात्रा में कितना जल पी लेता है। तो एक स्टडी हुई है, पारस हॉस्पिटल ने की है। उस स्टडी के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में 40,000 से 50,000 लीटर पानी पी जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतने लीटर पानी एक व्यक्ति अपने सारे जीवन काल में, एक अनुमानता जिसका जीवन काल है व्यक्ति का, उसमें 40 से 50 लीटर पानी, 40,000 से 50,000 लीटर पानी पी जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं स्वच्छ जल की गुणवत्ता की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो स्वच्छ जल की गुणवत्ता मतलब अच्छा पीने योग्य या स्वच्छ जल की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है विश्व के अन्य देशों में, तो ये स्थान है
122 देशों की सूची में 120वां स्थान है। मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अपने इधर। जो गुणवत्तापूर्ण स्वच्छ पानी की जो स्थिति है वो बहुत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि विश्व के 122 देशों की स्टडी की गई थी स्वच्छ जल की। उन देशों के पास जो स्वच्छ जल है उसकी क्या स्थिति है, तो उसमें अपना स्थान 120वां है। मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के क्षरण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो मिट्टी के क्षरण को कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करती हैं? देखिए, भूमि का ढाल भी प्रभावित करता है, मृदा की प्रकृति भी प्रभावित करती है, वनस्पति की सघनता भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो डी आ जाएगा। मतलब भूमि की ढाल, मिट्टी की प्रकृति, वनस्पति की सघनता सभी मिट्टी के क्षरण को प्रभावित करते हैं। अगला देखते हैं, वर्षा वाले क्षेत्र मरुस्थल कहलाते हैं। क्वेश्चन है कि वर्षा वाले क्षेत्र मतलब कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। तो कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें इसको। तो इसका सही आंसर है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से कम, 10 सेंटीमीटर से कम, 15 सेंटीमीटर से कम और 25 सेंटीमीटर से कम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर से कम। तो बी इसका सही है। 10 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। और इसका पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो प्राकृतिक संसाधन में कौन सा आ जाएगा? तो प्राकृतिक संसाधन में सीधी सी बात है, वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, सौर ऊर्जा भी प्राकृतिक संसाधन है और प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों में जी आ जाएगा ऑप्शन डी। सभी प्राकृतिक, तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों प्राकृतिक संसाधन के पार्ट हैं, तीनों ही प्राकृतिक संसाधन। इस प्रकार ये आपके पर्यावरण के पेपर के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसमें आप चेक कर लीजिए कि आपका कितना स्कोर है और उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने आपके सही हुए हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो भी अपना चेक करके अपने डिसीजन ले सकें या चेक कर लें कि कितने सही हैं उनके। थैंक यू।